वीक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं जी स्कूल्स की और तालीमी सरगर्मियों की। इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है कि कहा यह जा रहा है कि 6 मुहर्रम तक एग्ज़ाम्स होते रहेंगे। उसके बाद का जो मामला है वो अभी भी इट इज़ अप इन द एयर, बिकॉज़ ये नए नए वेरिएंट्स हम कोविड के देख रहे हैं। कोविड से रिलेटेड जो SOPs हैं उसमें रोज़ाना कभी स्ट्रिक्टनेस, कभी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया जाता है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो यकीनन स्टूडेंट्स हैं, और ऐसा लगता है कि तालीमी इदारे और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कोई इसका हल निकाला जाए। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि इसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनानी है, पीपल आर वंडरिंग व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ इट। स्कूल्स के लिए ऑफ कोर्स सस्टेनेबल रहने के लिए बच्चों की फ़ीस, टीचर्स की, असातिज़ा की सैलरीज़ बहुत अहम है। दूसरी तरफ पेरेंट्स भी इसी सोसाइटी का, इसी माशरे का हिस्सा हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं इन देयर फाइनेंशियल इनकम्स एंड रेवेन्यू एज़ वेल। तो किस तरह एक कंपैशनेट सोल्यूशन निकाला जाए कि बच्चों की पढ़ाई भी इससे मुतासर ना हो, स्कूल्स भी सस्टेनेबल रहें और तालीमी सरगर्मियाँ इसी तरह रवा दवा रहें। आज इस पर बात करते हैं और ख़ुसूसन जो प्रॉब्लम है उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब नदीम अहमद मिर्ज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब मौजूद होने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी प्रोमिनेंट, अ वेरी एक्सपीरियंस एजुकेशनिस्ट, जनाब नाइला आबदी साहिबा। थैंक यू नाइला जी फॉर बीइंग हियर एज वेल। नदीम साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, कॉल्स भी हम लेंगे, यकीनन पेरेंट्स की दिल की आवाज़ सुनेंगे, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द पेरेंट्स टुडे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जिसको हमने लास्ट ईयर जुलाई से हम इंडिकेट करते हुए आ रहे थे जी, वो ये था कि एजुकेशन जो है वो जब तालीमी इदारे बंद किए फरवरी में जी, और उसके बाद जो है वो इदारे उन्होंने खोले, और उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न था उस वक़्त कि जो बंद स्कूलों की फ़ीसें हैं वो किस तरीके से अदा करें। सही, क्योंकि लोगों के कारोबार ख़राब हो गए, लोगों की इनकम जो है या तो ज़ीरो हो गई या 25 to 50% के दरमियान रह गई। लेकिन जो ये पेंडेमिक आया जी, तो जो भी सिस्टम्स बनते हैं दुनिया में वो प्रेशर टेस्टिंग की जाती है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम वैसे ही आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब तो इसका भट्टा बैठ गया। क्योंकि अब दूसरा बड़ा कंसर्न हमारा ये आ गया कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ गए, हमने पहले दिन कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस आई वॉश है, आपके प्रोग्राम में भी कहा था, लेकिन अब सब एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को 7.5 करोड़ बच्चों को में से 5% को भी तालीम नहीं दी जा सकती। जब ऑनलाइन क्लासेस में गए तो वहाँ पर जो टीचर्स की कैपेबिलिटी थी वो हमारे सामने आई। पता चला कि साहब वहाँ टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में ही इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हैं, और जो तालीम गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है 25 के तहत, गवर्नमेंट ने वो तालीम देने का जो है वो। नदीम साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि कंसर्न ये है कि फ़ीस देने में मुश्किल आ रही है और आप चाहते हैं कि स्कूल्स की तरफ से कुछ रियायत हो। दूसरा आपने इशू यहाँ पे हाईलाइट किया कि आप सेटिस्फाइड नहीं है विद द टीचर्स परफॉर्मेंस। आपकी बात को मैं नाइला जी के पास लेके जाती हूँ। नाइला जी, एक तो पैसों की रियायत की बात हो रही है, यकीनन सभी पिंच महसूस कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ तालीमी सरगर्मियों के हवाले से नहीं, ज़िंदगी के हर ज़रूरत ज़िंदगी, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे आपका गैस का बिल हो, इस वक्त देना कई लोगों के लिए दुश्वार होगा। लेकिन ये जो दूसरी बात इन्होंने की, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स लग रही है। हमारे यहाँ बड़े काबिल, बड़े मायनाज टीचर्स मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि जी तमाम के तमाम टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। ग्लिच कहाँ पे आ रही है और आप इस कंसर्न को कैसे देखती हैं जो नदीम साहब ने हाईलाइट किया? देखिए, अगर हम बात टीचर की कैपेबिलिटी की करते हैं तो जब टीचर हायर होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उसकी डिग्री देखी जाती है, उसकी ट्रेनिंग देखी जाती है। जहाँ तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक सीनियर क्लास को बीएड के बगैर नहीं हायर करते टीचर को। इसी तरीके से जो हमारे अपने प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं वहाँ पे भी टीचर की डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई अंडरग्रेड टीचर किसी भी क्लास को नहीं पढ़ाने के लिए हायर किया जाता। तो ये मेरे हिसाब से ये कहना थोड़ा सा स्कूल और ख़ास तौर पे असातिज़ा के साथ ज़्यादती है कि जी उनको पढ़ाना नहीं आता, उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि कुछ % ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर
ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं हैं। जो स्कूल्स चल रहे हैं, जो स्कूल्स इदारे चला रहे हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ख़याल से उसको देखते हैं कि टीचर को पढ़ाना आता है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स ज़्यादातर स्कूल्स के पास हैं। जिन स्कूल्स के पास ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स नहीं है वो आउटसोर्स करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे पास एक बहुत बड़ा टीचर समिट हुआ है, तो वहाँ पे ये सारी ट्रेनिंग्स जा रही हैं। कहना बहुत आसान होता है, आपको अंदर घुस कर देखना होता है। कि कहने की वजह क्या बनी नदीम साहब? आई एम वेरी इंटरेस्टेड। ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, इसकी वजह क्या पाई आपने? आपका बच्चा टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, उसको नॉलेज नहीं समझ में आ रही, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा सब्जेक्ट में, पेरेंट्स ने अंदाजा कैसे लगाया कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो मैडम कह रही हैं, इसमें चंद फीसद स्कूल हैं कि जो ये सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं कि टीचर जो है उसने बीएड भी किया हुआ हो, टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। 90% बल्कि 95% मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो स्कूल्स हैं उनके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही मौजूद नहीं है। अच्छा। बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेन टीचर्स ही मौजूद नहीं है। कोई हादसा हो जाए, कोई हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकता। अब जब ऑनलाइन में बच्चा गया सामने, तो वहाँ खुल कर सामने बात आ गई कि ये जो टीचर हमें जो चीज़ पढ़ा रही हैं वो चीज़ पढ़ा भी पा रही हैं कि नहीं पढ़ा पा रही हैं। नदीम साहब, फिर मैं आई एम सॉरी टू से जिम्मेदार यहाँ पे पेरेंट्स को कहूँगी, जो आप साल आंखें बंद करके अपने बच्चे को जो स्कूल में भेज रहे थे, जिसकी बड़ी बड़ी फीसें आप दे रहे थे, तो आप लोगों ने कभी इस बात की जिम्मेदारी ली नहीं, या ये सोचने की, मालूम करने की जहमत नहीं की कि टीचर जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ाता है या नहीं? हमारी कोताही है कि हमने सब कुछ स्कूल पर डिपेंड किया। और प्राइवेट स्कूल्स में एक बड़ी मज़े की बात यह है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चा फेल नहीं होता है किसी भी सूरत में, पास ही होता है। तो हमें तो ये जो उसका रिजल्ट कार्ड है, हम उसको देख रहे हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। अभी एक वाक़या हुआ, एक बहुत सारे वाक़या थे, लेकिन एक मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि एक बच्चे ने टोटल 7 या 8 क्लासेस लिए कि स्कूल में, और जब उसका मिड टर्म हुआ तो A1 ग्रेड आ गया। स्कूल गया ही नहीं बच्चा। उससे पूछा कि भाई आप इसका टेस्ट ले लें, केजी का बच्चा था, KG 2 का। उसने कहा कि आप इसका टेस्ट ले लें, इसको ये पूछें कि F कहाँ है, G कहाँ है, E कहाँ है, तो उसको बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन A1 ग्रेड आ गया। मैं जो बात इंडिकेट करना चाह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना चाह रहा हूँ कि भाई हम पैसे भी दे रहे थे, हमने पूरी फीसें भी जमा कराई। अभी मैट्रिक के, इंटर के एग्जामिनेशन हुए, हम चिल्लाते रहे कि ये एग्जामिनेशन बगैर पढ़ाए आप कैसे एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उनका ये शॉर्ट सिलेबस कर दें, कंपलसरी सब्जेक्ट ना दें, ये फला ये दे दें, फला ये दे दें करके किसी तरीके से एग्ज़ाम करा दें। क्योंकि एग्ज़ाम कराने से हुआ ये कि जो 14-14, 15-15 महीनों की फीसें थी वो स्कूल वालों ने वसूल कर ली। लेकिन आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। नायला जी, मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, मैं इनकी बात मैंने बहुत तामुल से सुनी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स देखते हैं, आप O लेवल्स के एग्ज़ाम्स देते हैं, आप किस किस एग्ज़ाम के ऊपर सवाल उठाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, हम साल से बड़े बड़े जो इदारे हैं जिनका पूरी पाकिस्तान में नेटवर्क्स हैं, इनके बच्चे इंटरनेशनली पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचाते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो बच्चे में काबिलियत है। ये तो बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है कि जी ना स्कूल सही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ फीस लेने के लिए वहाँ पे एग्जाम कराया जा रहा है। देखिए, जो होनहार स्टूडेंट होता है वो तो हर हालत में पढ़ भी रहा है, लेकिन बाकी लोगों पे भी जब एग्जाम्स का प्रेशर होता है तभी पढ़ते हैं। इस वक्त आप बच्चों का हाल तो देखें, कोरोना उनको सिर्फ तब नजर आता है जब एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज के टूर पे लोग जा रहे हैं, जैसे ही आपका अल्फ्रेस्को डाइनिंग खुल जाती है वहाँ पे लोग जा रहे हैं, अपने घरों की तकरीबात और शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई मज़ायका नहीं है। सो आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। और आप पूरी दुनिया में देखिए जी, चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका, उन्होंने स्कूल्स खोल दिए हैं। हमारे यहाँ डर भी इतना है, पहले हुकूमत कह देती है इसके स्कूल बंद कर दो। ऑनलाइन लर्निंग पे पेरेंट्स और बच्चे उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। टीचर्स और स्कूल्स क्या करें नायला जी? सिद्रा, जिस वक्त लास्ट ईयर सितंबर में स्कूल खुल गए थे तो बहुत सारे पेरेंट्स, और ये बात मैं सीनियर स्कूल के लिए भी कह रही हूँ, जूनियर स्कूल का तो एक अपना ही मसला है, लेकिन सीनियर स्कूल में भी पेरेंट्स का कंसर्न यह था जी हम अपना बच्चा नहीं भेजते क्योंकि कोरोना तो अभी भी है और हमारे बच्चे को होगा तो आप क्या करेंगे। सारे SOPs स्कूल्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं भेज रहे थे। तो स्कूल्स ने हाइब्रिड मॉडल भी इस्तेमाल किया। हाइब्रिड मॉडल में
आप क्लास में फ़िज़िकली बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप घर उसी सिलेबस को या उसी कोर्स आउटलाइन को उसी बच्चे के साथ ऑनलाइन भी कर रहे हैं। अब इस वक्त बात करने के लिए सिर्फ अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप एक और शख्स से जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं जो ऑनलाइन है, तो वो एक बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन मेरे पास अगर 10 बच्चा ऑनलाइन बैठा हुआ है और 10 बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो टीचर को तो दोनों को टाइम देना है। लेकिन टीचर ने ये किया, स्कूल्स ने ये चीज़ की। पेरेंट्स के लिए बड़ा आसान है, पार्क्स भी ले जाना है, मॉल्स में आप जाकर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे होते हैं। कोरोना पता नहीं मॉल्स में क्यों नहीं होता है, स्कूल में क्यों होता है। लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह है। हम 3 लोगों को, स्कूल्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को, हमें मिलकर चलना है, हमें ये सोचना है। मैं सर की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हमारी एजुकेशन का मेयार नीचे है, हमें उसको ऊपर लाने के लिए साथ मिलकर चलना है। ये जो ब्लेम गेम का सिनेरियो पिछले सालों से शुरू हो चुका है कि जी हम इतनी फ़ीसें दे रहे हैं और तालीम नहीं हो रही तो सीधा आपकी बात कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड हाईएस्ट कैसे लेते हैं कैम्ब्रिज में। हमारे स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन में स्कॉलरशिप पे कैसे जा रहे हैं। आप डाटा निकाल के देख लीजिए, आपको नज़र आएगा कि ये है। हमारे बच्चे IBA जैसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ O और A लेवल का बच्चा नहीं जाता, हमारा इंटरमीडिएट करके भी बच्चा उस एंट्रेंस के टेस्ट को करता है। बहुत कैपेबिलिटी है, टीचर्स अच्छे हैं, थोड़ा सा मिलके काम कीजिए और टीचर को भी इंसान समझिए। एक कॉलर हमारे साथ है नायला जी, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा मैं बात कर रही हूँ? जी सिद्रा, मुझे आपसे ये बात करनी थी। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम और टॉपिक आज चल रहा है जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जैसे अभी ये गर्मियों की छुट्टियों की फीस हमसे एक अजाफी बोझ की तरह ली जा रही है। सही। जो अगर ये स्कूल्स पे मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये कहा जाए कि ये प्लीज़ ना लें, गर्मियों की छुट्टियों की जो 1 मंथ की फ़ीस है इसको अगर वो ना लें तो हमारे ऊपर थोड़ा सा तो रिलीफ हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। डज पेरेंट डिजर्व इट और नॉट? बिल्कुल सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन मौजूद होंगे काशिफ मिर्ज़ा साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ये सवाल मैं उनकी तरफ लेके जाऊंगी क्योंकि वो स्कूल्स को एज अ जामे बॉडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यकीनन ये गुफ्तगू उनके यहाँ भी हुई होगी। स्कूल्स का इसके बारे में क्या ख्याल है, वो क्या कहते हैं, उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ा हीटेड टॉपिक ये चल रहा है, ऑनलाइन भी आप देख रहे होंगे। अक्सर बात ये की जा रही है कि पहले भी 14-15 महीनों की फ़ीसेस जब सवालिया निशान बनकर आई, कंसेंसस निकाला गया, पेरेंट्स ने अग्री किया कि चलें जी ये फ़ीस भी देते हैं, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई गुना नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं ऐसे स्कूल्स के जो कि अनरजिस्टर्ड थे, जो कि शट डाउन हो गए। उनके स्टूडेंट्स भी अभी इस वक्त परेशान है, पेरेंट्स ऑफ कोर्स परेशान है। दूसरी तरफ अभी जो हमारी कॉलर ने बात की कि भाई गर्मियों की छुट्टियों के पैसे तो हमसे ना लेना। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि छुट्टी ही छुट्टी है, समझ नहीं आ रहा बच्चा हाइब्रिड मॉडल में पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा, सवालिया निशान। दोनों तरफ से डिबेट्स आप सुन रहे हैं। इस कॉलर का जो सवाल था हमारे पास कि जी क्या किया जाए, जून जुलाई की फ़ीस लेंगे नहीं लेंगे, कुछ रियायत दे दें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स खुसूसन। तो हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। काशिफ साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे थे, क्या कहते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल्स एटलीस्ट ये समर ब्रेक की जो 2 महीने की फ़ीस होती है ये छोड़ेंगे, इसमें कोई रियायत देंगे पेरेंट्स को? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पिछले ये लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यही गुफ्तगू सुन रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह कि पूरे पाकिस्तान में तमाम शोबाजात जो आर्टिकल 18 के अंडर राइट रखते हैं अपने आप को प्रोफेशन के अंदर, इसमें वहस एजुकेशन और एजुकेशन ही के अंदर वहस स्कूल, और स्कूल में भी सिर्फ प्राइवेट स्कूल के ऊपर ये कानून लागू होता है। गवर्नमेंट की अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता, किसी प्राइवेट और एंटिटी में ये कानून लागू नहीं होता। हम हमेशा सिर्फ ये बात तो कर लेते हैं कि हमें जनाब इसमें रिलीफ मिल जाए। क्या आप कभी इस टॉपिक पे भी हम कभी बात करेंगे कि कभी क्वालिटी एजुकेशन क्या है? 7.5 करोड़ बच्चा है, 50 लाख बच्चे मजीद हम इस साल में, इस 1.5 साल में मजीद इजाफा हो गया है, जो अगले 2-3 सालों के बाद 4 या 5 साल की जब एज में वो आएंगे वो भी इसका पार्ट होंगे। इस वक्त टेक्निकली हमारे पास 8 करोड़ बच्चे
उनके लिए तालीमी अदारे जो आर्टिकल 25A आर्टिकल के तहत था, गवर्नमेंट के 1,52,000 स्कूल थे आज से 25 साल पहले, 57% आबादी बढ़ी और 1,52,000 स्कूल कम होकर 1,31,000 रह गए। 2,07,000 हमारे थे प्राइवेट स्कूल, जो इस पेंडेमिक में 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। 30 लाख से ज्यादा वो बच्चा भी मजीद आउट ऑफ स्कूल हुआ। तो अब जब गवर्नमेंट ने पिछले 18 से 20 माह में हमारे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल इसके अलावा कुछ नहीं दिया। जब बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो हमारा जो एलीट तबका है जो बामुश्किल 1% बच्चों को कैटर कर रहा है 10 लाख बच्चों को, हम हमेशा उनकी बात करते हैं। जो फीस सिलेक्शन हो रही है, एग्री में करता हूँ, ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी फीस जो एलीट स्कूल हैं उनको कलेक्शन हुई भी है, लेकिन जो हमारा 90 to 99% स्कूल है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जिनकी फीस ब्रैकेट 2,000 से नीचे, या 13% टोटल वो बच्चे होते हैं जिनकी फीस ब्रैकेट 2 से 5,000 है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन 2,61,00,000 बच्चा हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। और इनमें क्वालिटेटिव एजुकेशन जो अगर आप देखें, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सा कंट्री उठा के देखें, आपको पोजीशन होल्डर दिखाई देते हैं तो इन प्राइवेट स्कूल में, एलीट स्कूलों से आपको इंटरनेशनल लेवल पे जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन में मोस्टली जो आपको बच्चे पोजीशन होल्डर है वो यहीं से दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ जो गुफ्तगू की जा रही थी अभी, लर्निंग आउटकम्स का भी जिक्र हुआ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पेरेंट्स का शिकवा है स्कूल्स के साथ, और स्कूल्स यानी आप जिनको बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की, आपके जो ज़्यादा कंसर्न्स हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ हैं। तो आप दोनों मिलकर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहे, यानी पेरेंट्स और स्कूल्स और टीचर्स एक पेज पे क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट ही है जिसने हमें और पेरेंट्स पर इन्वॉल्व किया। ये मेरा जिम्मेदारी है ही नहीं था 25A आर्टिकल, इट्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट को जो जिम्मेदारी अदा करनी थी वो उसने की नहीं। अब उसने क्या करना शुरू किया, 25 से ज्यादा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो हमें मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस ले रहे हैं। सही। अब चूंकि इन्होंने अपनी नाअहली छुपानी थी, 1,52,000 स्कूल से कम हो गए, 57% आपकी आबादी बढ़ी है जी। और आज भी 2 लाख से ज्यादा मौजूदा सेटअप के अंदर 2,07,000 प्राइवेट और 1,31,000 पब्लिक स्कूलों को शामिल भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपको मजीद 2 लाख स्कूल चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है उनको कैटर करने के लिए 25 लाख टीचर चाहिए। हमारे 15 लाख टीचर हैं। पेंडेमिक में हमारा 7 लाख टीचर मुस्तकिल ये फील्ड छोड़ गया है। आज की डेट में भी हमारे पास जो 2,61,00,000 बच्चे थे, 50% से ज्यादा बच्चे स्कूलों में वापस नहीं आए। अब हमारे प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा एलीट तबके के अंदर तो इस बात की एहसासमंदी है कि जो बच्चों की तालीम है वो इन्वेस्टमेंट है जी, जबकि आम लेवल के ऊपर हमारे पेरेंट्स, मैं भी अच्छा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ काशिफ साहब। जब मैं इस गुफ्तगू में, आपको लगता होगा ना कि पेरेंट्स अपनी बात कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ नहीं ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें कि सारे टीचर्स बुरे हैं, सारे स्कूल्स बुरे हैं। इसकी वजह यही है, जब हम ये तासुर देते हैं कि स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, ये सिर्फ पैसा बनाने की मशीनें, आप उनको भी नाला करते हैं जिनको शायद पहले ही तालीम से इतनी ज़्यादा रुग़बत नहीं थी। नाइला जी, यू आर अ पेरेंट एज वेल एंड यू आर ऑल्सो अ टीचर, यू आर एन एजुकेशनिस्ट। आप क्या समझती हैं, ये काशिफ साहब ने बड़ी अहम बात की है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पहले तो तालीम अगर देखा जाए रियासत की, हुकूमत की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी होती है, वो उस जिम्मेदारी को पूरे नहीं उतर रहे थे। चैलेंज इतना बड़ा था तो हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर इसमें कूदा। ठीक है, नेग्लिजेंस है यकीनन, ये काम हुकूमत का था, पॉलिसी मेकर्स का था, जिन्होंने इसको पूरे के पूरे इसकी मॉनिटरिंग करनी थी कि किस लेवल की एजुकेशन और किस तरह की फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं। लेकिन जो पहले ही इस काम में नाकाम रहे हैं, यानी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, आपने बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखा हुआ है, आज आपने प्राइवेट स्कूल्स को बुरा बना दिया है। हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड इन अ सिनेरियो लाइक दिस? इस वक्त जो सिचुएशन है सिद्रा, वो इस कदर तकलीफदेह है जी कि वो पेरेंट जिसको लगता था कि अच्छा स्कूल सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, जो हमारा जैसे काशिफ साहब कहते हैं कि वो तबका जो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा होता है। मेरे घर में एक बच्ची काम करने के लिए आती है, उसका एक छोटा सा बच्चा है 5.5 साल का। अब वो उसका एक्स्ट्रा काम करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चे को तालीम दिलवाना चाहती है, लेकिन जब वो देख रही है कि स्कूल नहीं जा रहा और लोग ये कहते हैं फ़ायदा क्या है, तो वो सोचती है इतनी मेहनत भी करूं। अच्छा, बाय द वे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेस्टिक वर्कर का नहीं नदीम साहब, ये तमाम सफ़ेद पोश तबके का मसला है। इस वक्त हम सोचने पर मजबूर हैं कि जो पेट काट कर कई नौकरी पेशा लोग हैं, 2-2 नौकरियाँ करके सिर्फ अपने बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, तो आपका सवाल बजा बनता है कि बच्चा सीख क्या रहा है, बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है, किस क्वालिटी की
एजुकेशन उसको दी जा रही है। आपके ख्याल में इसका सोल्यूशन क्या है नदीम साहब? देखें, ये 2,61,00,000 बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं जी, जब 25A के तहत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो 18वीं तरमीम में उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया कि जी हम पढ़ाएंगे 16 साल तक के बच्चे को, मैट्रिक तक हम तालीम देंगे, फ्री तालीम देंगे जी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुआ ये कि हमें उसी प्राइवेट स्कूल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। आपके पास जो रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि 1,32,000 स्कूल हैं, इसमें और मज़े की बात भी सुन लीजिए, इसमें तकरीबन 25,000 स्कूल लापता स्कूल हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, या वजूद है तो वो पेपर्स के ऊपर है। नंबर 1। नंबर 2, कराची के अंदर 27,000 स्कूलों में से 20,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। पूरे सिंध में 13,000 स्कूल, तकरीबन 13,800 रजिस्टर्ड हैं, 1,23,000 टीचर्स हैं उनके पास। जो सिंध के तकरीबन 50,000 स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं जी, उसमें से सिर्फ 13,000 रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नदीम साहब, मैं 1 मिनट कंप्लीट करूं कि अभी आपको एक्चुअली जो चीज़ सही करनी है जी, वो है सिस्टम को सही करना है। सर मैं उसी पे आ रही थी। मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है ये स्कूल्स, क्या इनकी फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है? एंड एज पेरेंट्स क्या आपको ये फाइनेंशियल बुक्स का एक्सेस होता है कि ये स्कूल कितना कमा रहा है, कितना नहीं? पहले दिन इनसे ये बात कही थी, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो मैं स्कूल्स गया जी, बहुत सारे, हमने कहा जी आपका हमें कंसर्न पता है, आप किराए के मकान में हैं, आपको टीचर्स को तनख्वाह देनी है, आप ऐसा करें कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं उस स्कूल सिस्टम के अंदर तकरीबन 4,000 स्टूडेंट्स थे। हमने कहा हमारे पास पेरेंट्स के अंदर क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, हम एक कमेटी बना देते हैं जी। आप हमसे अपनी जो है वो शेयर कर लीजिए, फाइनेंशियल ऑडिटिंग बैलेंस शीट शेयर कर लीजिए, हम प्रो रेटा बेसिस के ऊपर सारे पैसे देंगे, आपका लॉस 0 होगा। बिल्कुल सही। एक स्कूल गए, दूसरे स्कूल गए, तीसरे स्कूल गए, किसी ने हामी नहीं भरी। अच्छा, ये बड़ा है कि हम प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, नहीं करेंगे। हल की आप बात करें थी, मैं आपको हल बता देता हूँ जी। नदीम साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कॉलर हमारे साथ काफी देर से लाइन पे वेट कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिस सरवीन शेख बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? जो मैं आपका प्रोग्राम जो मैं देख रही हूँ उसमें आदाद शुमार इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, आदाद शुमार जो भी दे रहे हैं, बता रहे हैं, सब चीजें एक तरफ, लेकिन किसी ने स्टूडेंट का अभी तक जिक्र नहीं किया कि सारे क्राइटेरिया में जो भी हमारे साथ चल रहा है कोविड के हवाले से और दूसरे, तो उसमें बच्चों की बात किसी ने नहीं की कि बच्चों के जहन पर जो असर पड़ रहा है इन तमाम हालात में, बच्चे तालीम से हट रहे हैं। अच्छा, इन हालात में बच्चों ने तैयारी की, पेपर दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन स्कूल वालों ने हमारे बच्चों को, मेरी बच्ची फर्स्ट आई, आउटस्टैंडिंग रही, ऐसे दिया रिजल्ट जैसे खरात में देते हैं। और आगे से जवाब यह आया कि बच्चों की चूंकि फिजिकल जो है क्लासेस कम हुई हैं, इस वजह से हमने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं किया किसी भी हवाले से। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पूरे साल हमने फीसेस दी हैं, एनुअल चार्जेस के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर इन लोगों ने हमसे फीसेस वसूल की। अदरवाइज दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि इन लोगों ने डिवाइड किया सिलेबस, मतलब कॉपीज अलग दी, उसमें स्टेशनरी के चार्जेस लिए, बुक्स अलग की, उसमें उन्होंने एनुअल चार्जेस ऐड किया, और फिर हम पर दूसरा ये आ रहा है कि हम नहीं ले रहे। मीन ये कि अपना इन्होंने पूरा वो साफ किया हुआ है एक तरह से कि कोई रिकॉर्ड में बात ना आ जाए, ये ठीक है ना सारी चीजें। अब मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स के जहनों पर इस तरह के आप लोग जो फीसेस भी ले रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स का आपने सोचा उनके जहनों पे क्या असर पड़ रहे हैं जब उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, जब बच्चों में कंपटीशन स्पिरिट नहीं रहेगी, जब बच्चों की तालीम फिजिकल नहीं है, बेशक नहीं है, ये सारा कुछ पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है और ट्यूशन टीचर्स पे है, इन पे नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत अहम नुकता। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही बात की कि जब हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के प्रेशर की या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात करते थे, कई प्राइवेट स्कूल्स ने जी काउंसलर्स रखे, उन्होंने कहा कि जी ये यूनिवर्सिटी एडमिशन का काउंसलर है, ये बच्चे को करियर गाइडेंस देगा, उसका काउंसलर है। लेकिन इतनी डायर सिचुएशन में क्या कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट्स या स्कूल्स की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स के जहनों में इस वक्त क्या चल रहा है? वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या उनकी कोई काउंसलिंग भी कर रहा है? और बिल्कुल सही बात मैम ने कही कि बिल्कुल एक रूखा सा रिजल्ट हाथ में दे दिया जाता है, वैसे ही बच्चे की पूरी दुनिया हिल चुकी है, ना वो रेगुलरली स्कूल जा रहा है, ना अपने दोस्तों से मिल रहा है, ना उसको वो लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। सो व्हाई आर स्कूल्स एंड टीचर्स नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट? इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसी भी जाविये से अगर देखा जाए, जो आपके क्लास टॉपर्स होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, वो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है, वो मेरिटोरियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जो पूरा का पूरा निज़ाम है, अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक से पहले भी और अब जब हम वी आर इन द वेक ऑफ दिस पेंडेमिक और अब हम इसका ब्रंट फील कर रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया ने ये महसूस किया कि सेहत का निज़ाम नाकाफ़ी था, बिल्कुल भी मुतमईन बख्श, उसमें इत्मीनान बख्श काम नहीं था, और यही वजह है कि दुनिया के सारे ममालिक ने इसकी एक तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। उसी तरह जो तालीमी सरगर्मियों में और तालीमी निज़ाम में भी जो कोताहियाँ थी, जो कमियाँ थी, वो खुलकर हमारे सामने आई हैं। एक अहम जो इसमें प्रॉब्लम है वो यही है कि एवरेज स्टूडेंट जो हमारा है, उसके लिए ये पूरा का पूरा निज़ाम अनफॉर्चुनेटली उसके अगेंस्ट है। जब वो क्लास में बैठा होता था तो चेक्ड आउट होता था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक बोझ था, उसके ऊपर एक प्रेशर था कि उसने परफॉर्म करना है। अब घर में बैठ कर ये पूरा का पूरा निज़ाम, ख़ास तौर पर हाइब्रिड निज़ाम, ऑनलाइन निज़ाम में जो सफ़र कर रहा है, वो आपका एवरेज स्टूडेंट है, जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है, ड्रिवन नहीं है, उसको डंडे के ज़ोर पे पढ़ाना पड़ता था, लेकिन अब ना डंडा है ना क्लासरूम है, तो उसका क्या हो। नदीम साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस सूरत हाल में ये जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो ज़्यादातर हमारे घराने हैं, उनके लिए आपके जहन में क्या सोल्यूशन है? देखें, हम पहली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में, क्योंकि अभी तक हमारा ये मुतालबा रहा है कि पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स को नहीं खोला जाए, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि स्कूल खोल दें। इसके अलावा कोई अल्टरनेट है नहीं हमारे पास। ना हम होम स्कूलिंग के ज़रिए बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना हम ऑनलाइन के ज़रिए बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और जो प्रॉब्लम है वो उस बच्चे का ख़ास तौर पर है कि जिसकी अभी बेस बननी शुरू हुई है। जो छोटा बच्चा है उसकी बेस तो तबाह बर्बाद हो चुकी है इस 2 सालों में। पैसे एक कंसर्न था, हमने जमा करा दिए, जो लोग नहीं जमा करा सके थे वो आउट ऑफ स्कूल हो गए। इसका हल ये है कि स्कूल खोलें, और इतने दिन स्कूल बंद रहे तो वो सही करने के लिए, लेट कवर करने के लिए आप हफ्ते में 7 दिन स्कूल खोलें, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लें, ये बड़ी 2 शिफ्टों में खोलें। और ये जो आप कह रहे हैं कि 3 दिन स्कूल जाएं, 3 दिन नहीं जाएं, SOPs नहीं है, आप ये SOPs फॉलो करें। वैक्सीनेशन तकरीबन 80% कराची के स्कूलों में जहाँ तक कंसर्न है, टीचर्स की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हो चुकी है। 2 शिफ्टों में स्कूल खोलें, आधे बच्चे सुबह बुलाएं, आधे बच्चे शाम को पढ़ाएं। हम भेजेंगे बच्चों को स्कूल, हम पूरी फीसें जमा कराएंगे, लेकिन फीसों के मसले पर जो लीगल फीस है, ट्यूशन फीस, वो हम देंगे। इसके अलावा जो इंटरनेट चार्जेस भी आप ले रहे हैं, टू की थिंग्स जो आपने यहाँ पे बात की है, ये बहुत खुशाइन बात है कि पेरेंट्स खुद अब कह रहे हैं, और आई होप कि हमारे प्रोग्राम के हुक्काम बाला तक की आवाज़ जाए कि जी 7 दिन खोलें, स्कूल्स को खोलें और उसके अंदर बाकी SOPs को यकीनी बनाएं, लेकिन हाइब्रिड नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि फ़ीस के मौजू पे, और खुदारा ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस स्लैप ऑन किए जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट की मद में हो, चाहे वो लैब की मद में हो, जो भी है उसको ख़त्म किया जाए। काशिफ साहब, आई थिंक ये आप बात मेरे प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुके हैं। शुरुआत में भी जब बात हो रही थी कि स्कूल्स भी और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि स्कूल्स खोले जाएं, क्या ये आवाज़ हुक्मरानों तक, हुकूमतों तक और हमारी अथॉरिटीज़ तक पहुंचेगी? देखिए, आपने बड़ी अच्छी ये बात की। मेरा ख्याल है लास्ट ईयर से हम जब बात करते थे तो यही कह रहे थे, और ये तो इन्होंने आज ये बात की और डिमांड की खोलने की। लास्ट ईयर से जो गैलप और दिगर सर्वे थे, वो 93% पेरेंट हमेशा से कहते चले आए थे कि तालीमी इदारे खोले जाएं, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे एक तो है नहीं, और अगर 1-2% के पास ये एलीट बच्चों के पास थी, वो भी चीखें हैं कि वो एग्जाम आपने देखा, सड़कों पे आए, उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आया। तो पहली बात कि आपका टीचर वैक्सीनेटेड है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कहीं भी नहीं भी है, वहाँ पे तरजीह बुनियादों पे टीचर्स को किया जाए, और किसी भी सूरत में ये बंद ना किया जाए। जब आप गौर करें, ये पेंडेमिक सेकंड जो वेव, थर्ड, फोर्थ आई है, ये तो हमारे, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये जलसे जुलूस और जो सियासी सरगर्मियां, इलेक्शन सरगर्मियां, ये हमारे सियासी कायदीन ने इन्वाइट की है। बिल्कुल सही। इनकी सरगर्मियां बंद करवाएं, और बच्चों की तालीम का जो नुकसान है उसे स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया है, पेरेंट्स का भी, स्कूल्स का भी, असातिज़ा का भी। लेकिन नायला जी, फिर बड़ी हैरानगी की बात मुझे ये नजर आती है, मुझे तो टैग कर करके बच्चे ट्वीट कर रहे होते हैं कि प्लीज कैंसिल आवर एग्जाम्स, NCOC सेव आवर लाइव्स, हम एग्जाम नहीं देना चाहते, हमारी जान को खतरा है। उन बच्चों का क्या करें फिर? हम उन बच्चों को काउंसिल करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें समझाएं कि बेटा इम्तिहान के बगैर आगे नहीं चल सकते। टीचर्स को काउंसलिंग करने की उनकी ज़रूरत है कि बेटे एग्ज़ाम दोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि
उसको तो एक आसान सा रास्ता नजर आ गया है ना जी। अगर पेरेंट और स्कूल एक साथ हो जाएगा ना कि नहीं बेटा इम्तिहान तो देना है, बच्चा इम्तिहान देगा, वरना जिंदगी भर से तरह हमने भी देखा है, हम भी करते थे कि जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन पेट में जरूर दर्द होता था। तो अब कोविड की वजह से बच्चा यही कहता है, तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। हाँ। मैं बिल्कुल नदीम साहब की बात से माशाल्लाह ये तो बड़े बहादुर बच्चे, ये तो फोर्टनाइट खेलने वाले बच्चे जिनको वैसे भी गन से और चीजों से डर नहीं लगता, तो हर जगह घुस जाते हैं। हाँ, फिर ये तो देखिए जान की बाजी लगाते हुए मॉल्स जाते हैं, फूड कोर्ट्स जाते हैं, और जैसे जलसे जुलूसों में भी हम बड़ी एक मोटिवेटेड तादाद सियासी सरगर्मियों में भी इनकी देख रहे हैं नौजवानों की। तो आई थिंक आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त पेरेंट्स और स्कूल्स एक पेज पे आ चुके हैं, स्कूल्स का खुलना लाजमी है, फीस के मामले पे बहरहाल नजरसानी होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, नदीम साहब और नायला जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इसी के साथ जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।